हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग यूपी मुख्य सेविका का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें अगर हम थ्योरी लेक्चर की बात करें तो हम लोग टाइफाइड तक पढ़ लिए हैं। और आज का जो आपका क्लास है इसमें हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके जो अगला डिजीज था यानी कि टाइफाइड के कुछ एमसीक्यू मिलेंगे और साथ में कुछ आपको बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी पढ़ाई यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त तरीके से हो सके। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो रोज़ सुबह 9 बजे और रात में 9:45 पे हमारे टेलीग्राम पे ऑर्गेनाइज होता है। तो इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, उसको ज्वाइन करके अपना टेस्ट वहाँ पे दे सकते हैं। इस लेक्चर के लास्ट में हम 2 प्रश्न पूछेंगे, उन 2 प्रश्नों का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में करना होगा ताकि आपका जो तैयारी है कैसा चल रहा है इसका पता चल सके। चलिए देरी न करते हुए आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न पे। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो ये कह रहा है कि टाइफाइड निम्न में से किस प्रकार का रोग है, यानी कि आपका जो टाइफाइड रोग है ये किस प्रकार का रोग होता है। संक्रमित रोग होता है या फिर असंक्रमित होता है या फिर आपका वंशानुगत होता है या फिर आपका ए और बी दोनों यानी कि संक्रमित और असंक्रमित दोनों होता है। तो अगर हम टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड एक प्रकार का संक्रमित रोग है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही जाएगा, जो कि एक प्रकार के जीवाणु के द्वारा होता है। अगर हम टाइफाइड के अन्य नाम की बात करें तो इसे हम आंत्रज्वर के नाम से भी जानते हैं और साथ में म्यादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर का है। सेकंड नंबर का प्रश्न कह रहा है कि टाइफाइड निम्न में से किस कारक के द्वारा होता है। अगर हम टाइफाइड की बात करें तो आपका जो कारक होते हैं ये आपके जीवाणु के द्वारा होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी वाला सही जाएगा। अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो आपके जो सिलेबस में है आपका मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा ही होता है। अगर विषाणु की बात करें तो पोलियो आपका विषाणु के द्वारा होता है। और अगर कवक की बात करें तो आपका शायद कवक कोई नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन कवक में बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, जैसे आपका कोई दाद हो गया, ये भी आपके कवक के द्वारा होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टाइफाइड के प्रश्न है जैसे हमने लेक्चर लिया है उसी स्टेप में हमने प्रश्न को बना दिया है। तो जो लोग यहाँ पे लेक्चर ले लिए होंगे यहाँ पे उनको केवल देखना है कि क्या हम इस प्रश्न को सही कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर जो लोग नए हैं इसको अच्छे से देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। इसके बाद में जो आपका बाल विकास का प्रश्न आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उनको आप लोग दोनों लोग सॉल्व करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 3 नंबर का है। 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी कि आपका जो टाइफाइड रोग है इसका उद्भवन पीरियड क्या होता है। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो 2 से 24 दिन दिया है, 2 से 18 दिन, 2 से 17 दिन और 7 से 15 दिन। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका 7 से 14 दिन जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही जाएगा। हमने थ्योरी लेक्चर में 8 से 14 दिन इसलिए दे दिया था क्योंकि आपकी कभी कभी 8 से 14 दिन बुक में लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको 7 से 14। तो आपके एग्जाम में जो भी ऑप्शन आएगा उसी को सही करिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 4 नंबर का है। 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का खोज निम्न में से किसके द्वारा किया गया है, यानी कि आपका जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड को काज करता है, इसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ऑप्शन में लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, ई बर्थ लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, ई बर्थ लिख लीजिए। उसके बाद में आपका दूसरा ऑप्शन है रोनाल्ड रास, इवानोव्स्की और लुइस पास्चर। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका ए वाला ही जाएगा। ई बर्थ ने आपके जो साल्मोनेला टाइफी है इस बैक्टीरिया की खोज की थी। तो अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 5 नंबर का है। 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि साल्मोनेला टाइफी किस अंग को प्रभावित करता है, यानी कि जो आपका साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है आपके किस अंग को प्रभावित करेगा, आपके किस अंग में रोग उत्पन्न करेगा। अगर बात करें ऑप्शंस की तो यहाँ पे यकृत है, प्लीहा है, आंत है और ये सभी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इन्फेक्शन की तो सबसे पहले ये आपके आंत में इन्फेक्शन को फैलाता है, लेकिन अगर हम प्रभावित अंग की बात करें तो आंत के साथ साथ आपका यकृत और प्लीहा दोनों प्रभावित होता है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो आपका ये सभी वाला सही जाएगा। अगर आपके एग्जाम में ये सभी नहीं लिखा हुआ है और ये 3-4 ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप लोग यहाँ पे आंत वाले पे क्लिक करिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 6 नंबर का है। 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि म्यादी बुखार का संक्रमण कैसे फैलता है, यानी कि जो आपका टाइफाइड रोग है इसका संक्रमण कैसे फैलता है। दूषित खाना खाने से या फिर दूषित पानी पीने से या फिर सुई के द्वारा या फिर ए और बी दोनों के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे ए और बी दोनों के द्वारा, यानी कि अगर आपका दूषित खाना है तो इसके द्वारा भी आपका टाइफाइड हो जाएगा और आपका अगर दूषित पानी है तो इसके द्वारा भी हो जाएगा। हमने बताया था कि मल मलित हुए खाना या फिर पानी पीने से, यानी कि कोई पेशेंट जो है वो पहले से टाइफाइड उसके अंदर है और वो अपना जो है
अपना वॉशरूम करने के बाद हाथ सही से नहीं धुलता है, इन केस में वो खाना खाएगा, पानी पिएगा, तो जिस चीज़ को वो टच करेगा वहाँ से बीमारी आपके अंदर जाने की संभावना बढ़ी रहेगी। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 7 नंबर का है। 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि टाइफाइड बीमारी को जांचने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि टाइफाइड बीमारी को जांचने के लिए कौन सा यहाँ पे परीक्षण किया जाता है। और इसका जो ऑप्शन से PCR है, CBC है, विडाल टेस्ट है और आपका मॉन्टेक टेस्ट है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे आपका विडाल टेस्ट जाएगा। क्या जाएगा? विडाल टेस्ट के द्वारा हम टाइफाइड बीमारी का पता लगाते हैं। तो प्रश्न आपका 2 प्रकार से बनता है कि विडाल टेस्ट किस बीमारी को जांचने के लिए करते हैं, या फिर टाइफाइड बीमारी को जांचने के लिए कौन सा परीक्षण करेंगे, तो आपका विडाल हो जाएगा। या फिर इस तरह से प्रश्न है कि विडाल टेस्ट का परीक्षण किस में किया जाता है, तो टाइफाइड रोग में किया जाएगा। मॉन्टेक टेस्ट आपका TB में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? TB की बीमारी को जांचने के लिए किया जाता है। और अगर CBC जांच बताएं तो ये आपका ब्लड का टेस्ट होता है। PCR आपका किसी भी चीज़ में जो भी आपके DNA का रेप्लिकेशन करके पता लगाना होगा उसमें आप लोग PCR कर सकते हैं। जैसे आप कोरोना में भी कर सकते हैं, टाइफाइड में भी कर सकते हैं, या फिर कोई अन्य रोग है उसमें भी कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 8 नंबर का है। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि टाइफाइड का ओरल वैक्सीन कितने दिन पर दिया जाता है, या फिर कितने दिनों के अंतराल पे दिया जाता है। ऑप्शंस आपका है 2 दिन के अंतराल पर, 1 दिन के अंतराल पर, 4 दिन के अंतराल पर, या फिर 6 दिन के अंतराल पे। तो इसका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे आपका बी वाला जाएगा। 1 दिन के अंतराल पर आपका ओरल वैक्सीन दिया जाता है टाइफाइड का। और अगर हम इंजेक्शन वाले की बात करें तो पूरे वर्ष आपका 1 बार लगता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 9 नंबर का है। इनमें से कौन सा कारक वेक्टर के द्वारा नहीं फैलता, यानी कि यहाँ पे कौन सा कारक, कारक का मतलब हो जाता है कि आपका कौन सा पैथोजन है। तो इनमें से कौन सा पैथोजन है जो कि आपके वेक्टर के द्वारा नहीं फैलता है। तो वेक्टर मतलब क्या हो जाता है, जो कि बीमारी को लाते हैं। मान लीजिए जो मीडिएटर का काम करते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि वेक्टर क्या होता है। मान लीजिए आपका कोई भी ये बैक्टीरिया है और ये आपका ह्यूमन है, ठीक है। तो ये जो आपके वेक्टर वाले बीमारी होते हैं ये डायरेक्ट आपके ह्यूमन पे नहीं पहुंच जाएंगे। यहाँ पे बीच में कोई ना कोई एक मीडिएटर का काम करेगा। मान लीजिए कोई मक्खी ही है तो मक्खी ही आपकी बीमारी फैलाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर हो जाएगा। तो पहले बैक्टीरिया जो है आपके मक्खी के पास आएगा और मक्खी कहाँ पे जाएगी, आपके ह्यूमन को प्रभावित करेगी। उसके बाद में जो मक्खी के अंदर बैक्टीरिया है वो आपके ह्यूमन में पहुँच जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, इसको मीडिएटर या फिर आप वेक्टर कह सकते हैं। तो प्रश्न यही कह रहा है कि इनमें से कौन सा कारक है, यानी कौन सा पैथोजन है जो कि आपके वेक्टर के द्वारा नहीं फैलता है। ऑप्शंस आपका है साल्मोनेला टाइफी, अल्फा वायरस, प्लाज्मोडियम या फिर ब्यूचेरिया ब्रोंकार्टी। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका ए वाला सही जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि साल्मोनेला टाइफी होगा, क्योंकि सर यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी के प्रश्न को सॉल्व करा रहे हैं। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे रहेंगे तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये चीज़ पता नहीं होगा कि ये साल्मोनेला टाइफी के द्वारा हो सकता है। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा कि जो साल्मोनेला टाइफी है ये जो आपका बीमारी काज करता है वो डायरेक्ट ह्यूमन पे जाता है, किसी मीडिएटर का वर्क नहीं करता है। अगर बात करें प्लाज्मोडियम की, तो प्लाज्मोडियम किसके द्वारा, ये आपका एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा होता है। एनाफ्लीज मतलब कि यहाँ पे वेक्टर का काम करता है। और अगर ब्यूचेरिया ब्रोंकार्टी की बात करें तो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। फीमेल क्यूलेक्स मच्छर होता है, ठीक है, उसके द्वारा आपका क्या होता है, ये क्या करता है, वेक्टर का काम करता है। तो ये 2 पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। 10 नंबर पे आ जाइए। 10 नंबर का जो प्रश्न कह रहा है कि आप यहाँ से आपका क्या शुरू हो गया, आपका यहाँ पे बाल विकास का प्रश्न शुरू हो गया है। किसी बच्चे पर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है, यानी कि कोई बच्चा है उसके ऊपर जेनेटिकली वो प्रभाव नहीं पड़ा होता है, ये आपके जन्म लेने के बाद उस पर ये प्रभाव पड़ता है। तो बुद्धि पर प्रभाव या फिर चरित्र पर प्रभाव या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। तो देखिए अगर हम शारीरिक लक्षणों की बात करें तो ये आपके जेनेटिकली हो सकता है, लेकिन अगर हम बुद्धि की बात करें तो ये भी हो जाएगा जेनेटिकली। लेकिन अगर चरित्र पर प्रभाव की बात करें तो ये बच्चा जन्म लेने के बाद अपने माहौल को देखकर अपने उस चीज़ को सीखता है। तो जो आपका चरित्र का प्रभाव होगा ये आपका वंशानुगत पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा, चरित्र पर प्रभाव। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 11 नंबर का है। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अनुबंधन क्या है, यानी कि हम अनुबंधन किसे कह सकते हैं। नई परिस्थितियों में सामंजस्य या फिर सहचार स्थापित करना या व्यवहार में परिवर्तित होना या फिर अभ्यास द्वारा सीखना। तो जो अनुबंधन होता है इसको हम सहचार स्थापित करना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 12 नंबर का है।
12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विकास की दिशा होती है, जो आपकी विकास की दिशा होती है वो कैसी होती है, निश्चित होती है या फिर अनिश्चित होती है, या फिर निश्चित और आपका अनिश्चित दोनों प्रकार का, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो विकास जो होता है, विकास का दिशा आपका निश्चित होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही जाएगा। और आपका ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 13 नंबर का है। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक या मौलिक संवेगों, ठीक है, प्राथमिक या मौलिक संवेगों के सिद्धांत की प्रणेता का नाम है, यानी कि इनमें से इस सिद्धांत का प्रणेता का क्या नाम है, ठीक है, सिंगडम, फायर्ड या फिर एरिक्सन या फिर वाटसन या फिर ब्रिजेस। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका वाटसन जाएगा, आपका सी नंबर यहाँ पे सही जाएगा। यानी कि प्राथमिक या फिर मौलिक संवेगों का जो सिद्धांत है ये आपका वाटसन के द्वारा है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 14 नंबर का है। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गोल्डन एज किसे कहते हैं, गोल्डन एज किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, या फिर बाल्यावस्था को, या फिर उत्तर बाल्यावस्था को। तो जो आपका गोल्डन एज है, गोल्डन एज आपको किशोरावस्था को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 15 नंबर का है। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भाषा सीखने के क्रम में बच्चों को वाचन के पश्चात क्या सिखाया जाना चाहिए, यानी कि अगर बच्चा भाषा सीख गया है तो बच्चा के भाषा सीखने के बाद वाचन के पश्चात कौन सी यहाँ पे चीज़ें सिखाई जाएंगी, पठन करना, लिपिबद्ध करना, चित्रदित या फिर सुनने की प्रक्रिया, ठीक है। यहाँ पे सोने की हो गया है तो यहाँ पे सुनने की क्रिया की जाएगी, या फिर आपका पठन करना, या फिर लिपिबद्ध करना, या फिर आपका चित्र दृश्य। तो इसका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये वाला सही जाएगा, पठन करना यहाँ पे इसके बाद सिखाया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 16 नंबर का है। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं, यानी कि जो आपका जेनेटिक चीज़ है उसको कौन कौन से संवाहक माने जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, जीन्स हैं, प्रोटीन है, या फिर आपका विटामिन है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे आपका बी वाला जाएगा, यानी कि जो जीन है यही आपके जेनेटिक को एक तरफ से दूसरे तरफ क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 17 नंबर का है। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी किसने कहा था। यहाँ पे फिर कितने हो गया है, कई सारे यहाँ पे करेक्शन करना है तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 20वीं शताब्दी को बच्चों, ठीक है, 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी किसने कहा था, क्रो ने, या फिर स्किनर ने, या फिर आपका टोलमैन ने, या फिर आपका फेवाल्ग ने, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका ये वाला जाएगा, यानी कि क्रो ने क्या कहा था, 20वीं शताब्दी को आपको बच्चों की शताब्दी उन्होंने कहा है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इंपॉर्टेंट है आपका 18 नंबर का प्रश्न। बालक में अस्थायी दांतों की संख्या होती है, यानी कि जो आपके बालक होते हैं इनमें अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन जो आपके दिए हैं 20 है, 18 है, 16 है, आपका 24 है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका यहाँ पे जाने वाला है डी वाला, यानी कि जो आपके बालक होते हैं उनमें अस्थायी दांतों की संख्या आपकी 24 होती है, ठीक है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 19 नंबर का है। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। इसमें ये पूछा है कि आपका आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, दुश्चिंता नहीं है, या फिर आपका उपलब्धि की आवश्यकता नहीं है, या फिर आपका आकांक्षा स्तर नहीं है, आपका प्रशंसा नहीं है। तो आपका जो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे दुश्चिंता नहीं है, आपके बाद में उपलब्धि, आवश्यकता, आकांक्षा स्तर और प्रशंसा ये आपका आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 20 नंबर का है। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अभिवृद्धि और विकास का प्रथम चरण माना जाता है, यानी कि जो आपके ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा अभिवृद्धि और विकास का प्रथम चरण है, नैतिक विकास को, या फिर सामाजिक विकास को, सांस्कृतिक विकास को, या आपके शारीरिक विकास को। तो अगर हम प्रथम चरण की बात करें अभिवृद्धि और विकास के, तो आपका शारीरिक विकास को ही हम क्या कहते हैं, प्रथम चरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 21 नंबर का है। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसी छात्र का बौद्धिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास उसकी विकास प्रक्रिया के कौन से कारक हैं, यानी कि अगर किसी भी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और संवेगात्मक विकास हो रहा है तो ये विकास प्रक्रिया की कौन सा कारक है, आंतरिक कारक, बाह्य कारक, या फिर ए बी दोनों, यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों कारक है, या इनमें से आपका कोई सही नहीं है।
तो इसका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे आपका ए वाला जाएगा। यानी कि अगर किसी भी छात्र का बौद्धिक, शारीरिक और आपका संवेगात्मक विकास हो रहा है तो ये आपके आंतरिक चरण का विकास माना जाएगा। ठीक है, ये आपका कौन सा कारक हो जाएगा, आपका आंतरिक कारक है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 22 नंबर का है। 22 नंबर का कह रहा है कि यहाँ आधुनिक शिक्षण पद्धति के कुछ विशेषता दी गई है, इनमें से कौन सा असंगत है। यानी कि इनमें से कुछ आधुनिक शिक्षा पद्धति की विशेषता दी गई है, लेकिन इनमें से आपको असंगत वाला बताना है। बाल केंद्र शिक्षा, शिक्षा मित्र और पथ प्रदर्शन या फिर शारीरिक दंड का प्रचार उपयोग या फिर पाठ्योत्तर क्रियाकलापों का प्रयोग। तो इसका जो सही आंसर जाएगा, जो आपके असंगत है, आपका शारीरिक दंड का प्रचार उपयोग, ये आपका क्या है, आपका असंगत दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 23 नंबर का है। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नवजात शिशु की श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है। यानी कि आपके जो नवजात शिशु हैं, इनकी जो श्वसन क्रिया है ये कब से प्रारंभ होती है, जन्म लेने से या फिर आपके रोने से या फिर स्तनपान करने से या फिर जन्म लेने की प्रक्रिया के दौरान। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई भी नवजात शिशु है, अगर उसके श्वसन क्रिया की प्रारंभ की बात करें तो जब वो रोने लगता है तो ये आपका क्या हो जाता है, इसका जो श्वसन क्रिया है वो प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा। इसीलिए जब भी कोई नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसको थोड़ा सा मार पीट के रुलाया जाता है। तो आपको समझ में यहाँ पे बातें आ गई होंगी। यह हमारा लास्ट प्रश्न था और हमें उम्मीद है कि आपको सारे के सारे प्रश्न समझ में आ गए हैं। अगर आपको कोई प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जब टेलीग्राम का जो ओपन होगा चैट करने के लिए तो आप उसमें भी अपना यहाँ पे डाउट रख सकते हैं। अब आ जाता है प्रश्न पूछने की बारी। तो जो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे है कि पोलियो किस उम्र के बच्चों को हो जाता है। ठीक है, पोलियो रोग किस उम्र के बच्चों में होता है, किस उम्र के बच्चों में होता है, ये बताना है। और आपका जो दूसरा ऑप्शन है कि जो आपका काली खांसी है, ठीक है, काली खांसी है, ये किस प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बैक्टीरिया का नाम बताना है। दो प्रश्न आपके पास हैं, इनका जो जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करना है कि पोलियो रोग किस उम्र के बच्चों के अंदर होता है और काली खांसी का जो जीवाणु है या फिर बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है। तो ये दो प्रश्न है, आपको इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, तब पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितनी पढ़ाई की है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ में जितने भी लोग नए हैं इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से कुछ अपनी बातें लिख भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।